प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर FM गोल्ड के इस चैनल पर एक बार फिर से लेकर हम हाजिर हैं अपने किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान की बात। और आज मैं हूं अपने श्रोताओं के बीच रजनी और मेरे साथ हैं मैं रजत। स्वागत आप सभी का। स्वागत रजनी आपका भी। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। और रजत जी, आज का जो विषय है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का विषय का जो आयाम है वो बहुत दूर तक है। क्योंकि ये ऐसा विषय है जिससे हमारे किसान सिर्फ खेत तक ही नहीं, यानी कि जो मॉडर्न बाजार है वहां तक भी अपने पांव पसार सकते हैं। और ये आज हम बात करेंगे जिस विषय पर, मैं बता दूं अपने किसान भाइयों को कि आज का हमारा जो विषय है वो है मोटे अनाजों के ऊपर, कि मोटे अनाजों की खेती कैसे करें, उनमें उन्नत किस्में क्या हैं, और साथ ही किस आधुनिक तरीके से हम खेती करें कि हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। तो रजत जी, आप हमारे किसान भाइयों को साथ ही ये भी बताएं कि आज इस विषय पर हमारे बीच स्टूडियो में कौन है मौजूद जो इन से जुड़ी सारी समस्याओं और सवालों का जवाब देंगे। बिल्कुल, पहले तो इतनी अच्छी भूमिका के लिए आपका धन्यवाद। आप जो हमारा मोटे अनाज का किसान है वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है ये आपकी बातों से सिद्ध होता है। हमारा पश्चिमी जो भारत है या उत्तर पश्चिमी भारत की जो बेल्ट है, वहाँ अगर कहना चाहिए तो मोटा अनाज वहाँ काफी उन्नत किस्म में और बहुतायत पाया जाता है, उगाया जाता है। और बहुत सारे किसान इस पर वहाँ पर कहना चाहिए कि काफी निर्भरता है किसान इस तरह की फसलों पर। तो आज का जो प्रोग्राम है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश की एक बड़ी आबादी इससे जुड़ी है, इससे उनकी निर्भरता जुड़ी है, उनका जीवन पोषण और देश की बड़ी आबादी का पालन पोषण इससे जुड़ा हुआ है। काफी पशु चारा भी इससे निकल कर आता है। तो अपने आप में इसकी महत्ता इतनी बढ़ जाती है। तो इसको महत्वपूर्ण बनाते हुए, इसकी महत्ता को समझते हुए हम मिलेट यानी मोटे अनाज की उन्नत किस्में और उत्पादन की आधुनिक तकनीक पर आज बात करने जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर समर्थ लाल मीणा। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो रजत जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये भी है यहाँ पर कि जो हम परंपरा और जड़ से जो लोग आज हट चुके हैं, जिनके खाने की थाली में आज फास्ट फूड दिखते हैं, आज वापस वो मोटे अनाज पे आ गए हैं जी। तो उसका सबसे बड़ा कारण शायद यही है डॉक्टर साहब कि जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य से हम अपना खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको वापस ट्रैक पर लाने के लिए लोग मोटे अनाज की तरफ जा रहे हैं और उसको सुपर फूड के नाम से जो बाजारों में बेचा जा रहा है। और इससे बहुत सारे चीजें बनती हैं, जैसे कि स्नैक्स भी बन रहे हैं और आपके ब्रेकफास्ट के लिए बहुत सारे रेडी टू कुक और रेडी टू ईट फूड भी बन रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि मोटे अनाज क्या हैं और इनके कौन कौन सी किस्में हैं। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। आप जैसे बात कर रहे हैं, आजकल स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और हमारे खाने पीने की बात की आपने, और उसके बीच में जो मोटे अनाज है उनका महत्व क्या है, वो बिल्कुल सही कहा आपने कि आज से कुछ सालों पहले
हमारे यहाँ पे मोटे अनाजों का बड़ा महत्व था, लोग इनका बहुत उपयोग करते थे। जी। लेकिन जब से हमारे यहाँ हरित क्रांति आई है उसके बाद लोग चावल और गेहूं का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, जो कि टोटली केमिकल फर्टिलाइजर के बेस पे वो पैदा होते हैं। जी। लेकिन मोटे अनाज ज्यादा तौर पर हम देखते हैं कि वाराणसी क्षेत्र है उसमें ज्यादा पैदा होते हैं। तो इसमें जो मोटे मोटे जो बताऊं आपको मैं, जो फसलें हैं वो इनमें है, जैसे आपका मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, ओट है, फिंगर मिलेट है, और भी काफी सारे इसमें मिलेट्स आते हैं। जी। तो इस तरह से काफी फसलें हैं जो कि मिलेट के रूप में आते हैं, मोटे अनाज के रूप में आते हैं। और जैसे कि आपको विदित होगा कि इनका महत्व इतना ज्यादा है कि हम आने वाले 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर भी मना रहे हैं। जी जी। मिलेट्स की वर्ष भी मना रहे हैं, पूरा विश्व मनाएगा। जी, तो जी। उसके लिए हम लोग भी बहुत तैयार हैं। तो हम इसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि मिलेट्स का बहुत बड़ा महत्व हमारे खान पीन के लिए भी है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसा खाना होगा वैसे हमारा स्वास्थ्य होगा। जी। तो मोटे अनाज ज्यादातर तौर पर ऑर्गेनिक खेती जैसे करते हैं लोग, ऐसे करते हैं। और बारानी क्षेत्रों में होता है, वहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल बहुत कम होता है। यानी कि जो आपका जो फफूंदीनाशक है या आपका जो कीटनाशी है या आपका खाद है, उर्वरक है, उनका कम से कम इस्तेमाल वहाँ होता है। तो इन क्षेत्रों में इन अनाजों का बड़ा प्रोडक्शन होता है। तो और दूसरे भी आपने कहा कि इनका जो वैल्यू एडिशन जिसे कहते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो है, कि आप देख रहे हैं कि मोटे अनाजों की ज़्यादातर जो स्नैक्स वगैरह हैं या बच्चों के लिए जो फूड बनते हैं वो मोटे अनाज से बनते हैं। जैसे आप बीटा बॉर्न है आपका, वो भी मोटे अनाज से बनता है। ओट का बड़ा महत्व है। तो इन सब अनाजों से हम लोग बिस्किट बनवा सकते हैं और कई तरह के जो बच्चों के फूड होते हैं वो बनवा सकते हैं। वो लिक्विड भी हो सकते हैं, वो सॉलिड भी हो सकते हैं। तो आजकल इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि मोटे अनाजों के दाने जो ग्रेन्स होते हैं उनसे आप किस तरह से वैल्यू एडिट करके और एक अच्छा प्रोडक्ट आप बना सकते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, तो इन मोटे अनाजों में कौन कौन से अनाज आते हैं, उनके नाम आप एक बार हमारे श्रोताओं को अवश्य बताएं। हाँ, मैं बता रहा था, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, जी। आपका रागी हुआ, जी। जो कोडो मिलेट है, जी, फिंगर जी। मिलेट है, ये सारे जितने भी मिलेट्स हैं ये सब मोटे अनाज में आते हैं। और पूरे भारत में इनकी खेती होती है। बिल्कुल, इन अनाजों पर हम बात करेंगे, इनकी उपयोगिता और इनकी उन्नत किस्मों पर जाएंगे। लेकिन चूंकि ये फोन इन प्रोग्राम है तो मैं अपने श्रोता मित्रों को बता दूं कि आप भी इस प्रश्न से मुताल्लिक अपने सवालात, अपनी जो शंकाएं हैं वो दूर कर सकते हैं। अपने जिज्ञासाओं के साथ हमारे विशेषज्ञ से हमारे स्टूडियो से जुड़ सकते हैं। और हमारा टेलीफोन नंबर है उसके लिए 23421081 23421081। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो जाहिर है आपको दिल्ली का एसटीडी कोड ज़रूर लगाना होगा। इससे पहले 0111-011-011 आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आजकल हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पे आप सीधे हमें मैसेज भेजकर तुरंत अपने प्रश्न का जवाब भी ले सकते हैं। 7011-108647 7011108647 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपके सवालों का, आपकी शंकाओं का, आपकी समस्याओं का हमें इंतज़ार रहेगा। और जुड़िए जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे मोटे अनाज की किस्में आपने बताई कई तरह की हो सकते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि शुरू में भी हमने भूमिका में भी बताया, हम जब बात कर रहे थे कि एक बड़े हिस्से पर हिंदुस्तान के मोटा अनाज उगाया जाता है जिसका बहुत कई बार जिक्र नहीं भी किया जाता दुर्भाग्यवश। तो क्या बता पाएंगे कि भारत के किन किन राज्यों में इसकी पैदावार होती है और किस किस तरह की सावधानियां वहाँ बरती जानी चाहिए, क्योंकि मौसम भी कई बार अनुकूल है, कई बार प्रतिकूल है। मसलन पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है या उसके उलट अगर उत्तरी पंजाब में ये उगाया जा रहा है, तो दोनों के मौसम में काफी फर्क है। तो क्या खास जो सावधानियां, एहतियात है वो रखी जानी चाहिए? बिल्कुल, देखिए कोई फसल है उसके लिए एक निर्धारित क्रम होता है जी। उसके लिए एक पर्टिकुलर क्लाइमेट होता है, वहीं उसकी पैदावार अच्छी होती है। जैसे मैं बात करूं मोटे अनाजों में बाजरे की बात करूं तो बाजरा मुख्यतः ये राजस्थान में होता है और कुछ पोर्शन आपका यूपी में होता है जहाँ की पानी कम बरसता है। यानी कि कम पानी में ये बाजरा अच्छी फसल के रूप में हम उगाते हैं इसको। और इसी प्रकार जैसे ज्वार है, ज्वार हमारे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में ये एरिया इतना है कि ये बिल्कुल इसके लिए बहुत ही अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशंस रखता है। ज्वार यहाँ अच्छा पैदा होती है। ऐसे ही जैसे मैं बात करूं मक्का की, मक्का ज्यादातर इस समय उगाई जाती है, पूरे इंडिया में उगाई जाती है, ऐसी बात नहीं है लेकिन अलग अलग मौसम में उगाई जाती है। जैसे मैं बात करूं उत्तर भारत में हम लोग इसको खरीफ में उगाते हैं ज्यादातर।
तो उनमें आप ले लीजिए पंजाब है, जैसे उत्तर प्रदेश का कुछ पोर्शन है, और ऐसे ही हरियाणा का कुछ पोर्शन है, राजस्थान का जो उत्तरी भाग है वहाँ पे भी मक्का अच्छी उगाई जाती है, और मध्य प्रदेश में भी मक्का बोई जाती है। कुछ पार्ट है जो छत्तीसगढ़ का है वहाँ पे मक्का होती है, और बिहार में भी मक्का बोई जाती है। तो इस तरह की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं इनको सूट करती हैं, वहीं पर ये फसल होती है। अब बात करूँ मैं रागी की, रागी बहुत ज़्यादातर जो हमारे जो कर्नाटक जो स्टेट है वहाँ पे इसकी अच्छी पैदावार होती है। ऐसे गुजरात में कच्छ रीजन है वो रागी के लिए काफ़ी फेमस है। ऐसे ही और दूसरे कोडो मिलेट हैं और दूसरे मिलेट हैं, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन जगहों पर ये मध्य भारत या आप कह सकते हैं कि दक्षिणी भारत या मध्य भारत में इनकी पैदावार अच्छी होती है। जी, तो ये क्लाइमेट पर डिपेंड करेगा कब कितना तापक्रम उनको मिल रहा है, कब उनकी मतलब बुआई करनी है, कब उनकी फ्लोरिंग होती है, कब उनकी हार्वेस्टिंग होती है। तो फसलों को एक्चुअली हर स्टेज पे अलग अलग तापक्रम की आवश्यकता होती है। जी जी। जब हम बोते हैं तो तापक्रम अलग होता है, जब उसका फूल आते हैं तो उसमें तापक्रम अलग चाहिए। अच्छा। और जैसे उसकी हार्वेस्टिंग होती है तो तापक्रम की रेंज है वो बिल्कुल अलग होगी। तो इस तरह से हम इनको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कब कब कहाँ का किस एरिया में कितना तापक्रम होता है, तो कब किस फसल की बुआई की जा सकती है, उसकी जो फ्लोरिंग स्टेज कब उसके मैच करती है उस तापक्रम को, तो वहीं पे इनकी बुआई करते हैं। जी। तो ये जो आपने समीकरण बताया अभी कि फूल आते वक्त तापमान इतना होना चाहिए, थोड़ा और बढ़े तो तापमान, तो ये मोटे अनाज की किस्मों के साथ, फसलों के साथ ही होता है अमूमन डॉक्टर साहब? ये होता देखिए है? ऐसा है, मोटे अनाजों में ज्यादातर जो हमारे जो फसलें होती हैं उनको हम लोग खरीफ में उगाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा इस तरह का ही क्लाइमेट की कंडीशन चाहिए, जलवायु जो है ना इस तरह के चाहिए कि इनको इस समय ज्यादा तापक्रम चाहिए बुआई के लिए। और जब फसल बड़ी होंगी तो आप देखेंगे कि सितंबर अक्टूबर के महीने में हमारा जो तापक्रम है वायुमंडल का कम हो जाएगा जी। तो उस समय इनकी फ्लोरिंग स्टेज आती है। तो यानी कि बुआई के समय पर इनको ज़्यादा तापक्रम की आवश्यकता होती है, आपका जो जमीन का तापक्रम है वो ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद जब इनमें फूल आते हैं तो तापक्रम थोड़ा कम होना चाहिए, तो उस समय इनके जो दाने हैं वो अच्छे पकते हैं, और उसके बाद इनकी अपन हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो इस तरह की कंडीशन इनमें होती है। लेकिन मेज का जो मैं बता रहा था, मेज एक ऐसा प्लांट है, इसको किसी मौसम में उगाया जा सकता है जी। अच्छा। आप खरीफ में उगाइए, उसको रबी में उगाइए, और उसको गर्मियों में उगाइए, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग जगह अलग अलग तापक्रम की रेंज होती है। जैसे हम बात करें दक्षिण भारत की, तो वहाँ तो हमेशा तापक्रम ज़्यादा ही होता है जी। तो वहाँ सर्दियाँ कम होती हैं, तो आप वहाँ पे भी मक्का उगा सकते हैं जी। ऐसे कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जो हम लोग नॉर्थ इंडिया में भी उगाते हैं, रबी में उगाते हैं। जैसे बेबी कॉर्न है, आप उसको कभी भी उगा सकते हैं। स्वीट कॉर्न है, पॉप कॉर्न है, इस तरह की जो मक्का है उसको हम रबी में भी उगा सकते हैं और खरीफ में भी उगा सकते हैं जी। लेकिन ज्यादातर जो हिस्सा होता है इसका मेन जो होता है खरीफ का, वो पैदावार वो होती है खरीफ में होती है। ज्यादातर लोग इसको खरीफ में उगाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आप जैसे बात कर रहे हैं कि मोटे अनाज की फसल को कैसे उगाएं, तो पहले के समय में तो देखते थे कि मोटे अनाज को खास करके किसान उतना तवज्जो नहीं देते थे, जो बात है, और वो मतलब बहुत ही पारंपरिक तरीके से अपना खेती कर रहे हैं। गए खेतों में बीज यूं ही छिड़क दिया, पानी डाला नहीं डाला, हाँ बारिश होएगी तो मतलब फसल उग जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे खेतों में। लेकिन अब समय के साथ चीजें बदल गई हैं और मोटे अनाज की जो वैल्यू आज के मार्केट में है, इस आयाम को देखते हुए किसान भी बहुत इस चीज को लेकर अवेयर रहते हैं, जागरूक हैं कि हम क्या करें और कितने कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा पैदावार कैसे लाएं। बिल्कुल। इसके लिए कौन से वैज्ञानिक या आधुनिक तकनीक वो अपने खेती के तरीकों में लाएं और कौन कौन सी इनके उन्नत किस्में हैं बिल्कुल जो वो इस्तेमाल करके अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। नहीं, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि फसलें तो बहुत है, हम पहले भी करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन ये आपने सही कहा कि किसान भाई कैसे इन फसलों की जो प्रोडक्टिविटी है, उपज है, उसको कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है आपका जो भूमि का चयन। तो भूमि मैंने बताई आपको कि भूमि ऐसी होनी चाहिए जिसको मैं कह सकता हूँ बलुई दोमट जो मृदा होती है वो इन मोटे अनाजों के लिए बहुत ही उपयुक्त जमीन होती है। इसका पीएच मान जो है 6.5 से लेके 7.5 तक के बीच में होगा तो और अच्छा होगा जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है उसका जो बीज यानी कि जो सीड होता है सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट होता है। जी, तो अगर आपके पास उन्नत किस्म का बीज है तो फिर आपका आधा काम हो गया है।
तो यानी कि अगर हम उन्नत किस्में बीज डालेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो पैदावार है वो बढ़ेगा। उसके बाद फिर आता है मैनेजमेंट की बात आती है। तो जब मैं बीज की बात करता हूँ तो बीज में क्या होता है, जैसे किसान भाई या तो अपना खुद का बीज यूज करते हैं या फिर शहर से लाते हैं या किसी और से लाते हैं, लेकिन मैं किसान भाई को सलाह दूंगा कि अच्छी उन्नत किस्मों का बीज आप या तो हमारे ICAR के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से लीजिए, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट की जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके काउंटर होते हैं वहाँ से ले सकते हैं, केंद्रीय कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से ले सकते हैं, और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन यानी NSC उनके भी सीड काउंटर होते हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ भी है, लेकिन जो एजेंसी जो ऑथेंटिकेटेड जो आपके जो शॉप्स हैं वहाँ से लेंगे, क्योंकि प्रमाणीकृत जो आपका जो एजेंसी है वहाँ से बीज लेंगे तो बीज में आपको सत्यता मिलेगी। तो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, जैसे बाजरा है, बाजरा में अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्में हमने रिकमेंड की हुई है। तो उनमें बताता हूँ, जैसे राजस्थान की बात करता हूँ मैं, तो इसमें हम लोग RH-D 30 और RH-D 21 को हम रिकमेंड करते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के लिए जो बाजरे की किस्म है पूसा 415 है। ऐसे हरियाणा में HHB 50 है, HHB 67 है, पूसा 23 है, पूसा 415 है। गुजरात के लिए हम बात करें तो पूसा 23 है, पूसा 605 है। इस तरह से हमने जो किस्में हैं उनको स्टेट वाइज हम बांट रखा है, तो किसान भाई इनका चयन कर सकते हैं। ऐसे ही आपका जैसे जो खरीफ में ज्वार बोते हैं उसकी भी फसलें, उसकी भी किस्में हमारे पास बहुत सारी हैं। जैसे मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग ने CSH 13, CSH 14 इस तरह से हमने ये संकर किस्मों का रिकमेंडेशन दिया हुआ है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कंपोजिट किस्मों की, उनमें CSV है 10, CSV 11 है, CSV 15 है। ये इस तरह की जो किस्में हैं हमने स्टेट वाइज रिकमेंड की हुई है। और दूसरी खास बात है कि आप जो सीड की मात्रा है यानी बीज की मात्रा कितनी लेंगे, जैसे बाजरे की बात करते हैं तो बाजरे में हम 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेते हैं। तो हेक्टेयर का मतलब होता है 4 बीघा। पर कई जगह कई स्टेट्स में बीघा का जो पैमाना होता है यानी उसका एरिया होता है, रकबा होता है, वो अलग अलग होता है। लेकिन हेक्टेयर का मतलब ये होता है वो 10,000 स्क्वायर मीटर का एरिया होता है। तो उसके लिए 5 किलोग्राम बाजरे के बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार बात करता हूँ मैं जैसे मक्के की, तो मक्के में 20 से 25 किलोग्राम बीज की मात्रा पड़ती है। और जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो होती है जब बोएंगे हम लोग सीड को, तो बाजरे में जैसे मैं बात करता हूँ 50 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की दूरी। साथ ही पौधे से पौधे की दूरी जो होती है वो 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होती है। तो इस प्रकार अलग अलग मिलेट, अलग अलग जो हमारे जो मोटे अनाज हैं उनकी अलग अलग जो हमारी जो कृषि शस्य क्रियाएं हैं वो ऑलरेडी रिकमेंड की हुई है। कितना बीज लेना है, कितनी दूरियां रखनी है, कैसे बोना है, कब बोना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बुआई का जो समय है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करूँ अभी खरीफ की, खरीफ में क्या है कि हम ज़्यादातर जब मानसून आते हैं तभी हम इसकी बुआई करते हैं। लेकिन कई किसान भाइयों के पास पानी की व्यवस्था होती है तो वो लोग पहले पलेवा कर लेते हैं, तो वो पहले उसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन इनका जो ऑप्टिमम समय होता है बुआई का वो करीब करीब जुलाई का पहला पखवाड़ा जो होता है वो इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। बाकी तो आप जैसे मानसून आएंगे करेंगे, हो सकता है मानसून पहले भी आ जाए, मानसून बाद में भी आ जाए, तो आप बुआई तो करेंगे। लेकिन जो ऑप्टिमम जो उपयुक्त समय जो होता है बुआई का इन मिलेट्स का वो लगभग पहला पखवाड़ा होता है जुलाई का, उसमें अगर बोएंगे तो आपकी जो पैदावार हो ज्यादा अच्छी होगी। डॉक्टर साहब, मानसून सामान्य है या नहीं है, क्या इन पूर्वानुमानों का या वस्तु स्थितियों का कोई फर्क पड़ता है मोटे अनाज पर? बिल्कुल, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। देखो मोटे अनाज है ना बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, वो इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, वो रेजिस्टेंट उनमें पावर होती है। एक तो क्या खास बात होती है कि उनको पानी की आवश्यकता कम पड़ती है जी। और दूसरी बात ये होती है कि उनको ये पता लग जाता है कि मानसून नॉर्मल है या नहीं है जी। हमारा तो एस्टिमेट अलग होता है लेकिन फसल अपना खुद एस्टिमेट कर लेती है जी जी। फॉर एग्जाम्पल मैं बाजरे की बात करूं, बाजरा को ये पता लग जाएगा कि बारिश एक हो गई है वो उग जाएगा, अच्छा। दूसरी बारिश होगी थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन उसको पता लग जाएगा कि बारिश अब नहीं होगी तो वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल विद इन कपल ऑफ मंथ्स में कर लेगा। लाइफ साइकिल जरूर करेगा लेकिन वो जरा फास्ट करेगा जी। तो इसको बोलते हैं एस्केपिंग नेचर, अपने आप को तैयार रखना। यस, ये फसलों में ये व्यवस्था है, ये फसलों में ये इनहेरिट कैपेसिटी है कि उनमें एक एस्केप नेचर होती है कि उनको पता लग जाता है कि बारिश होने वाली नहीं, उससे पहले अपनी वो लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं। ज्वार है जैसे ये टॉलरेंट का काम करती है, ये ड्राउट है, ड्राउट टॉलरेंस है, ये इसको पता है कि ये अगर ड्राउट आएगा यानी कि सूखा पड़ेगा तो उसको उस समय वो ग्रोथ चेक कर लेता है पौधा और ग्रोथ नहीं करता है। जब बरसात आएगी तब अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है। ये इनमें टेक्निक है। ऐसे ही और सारे मिलेट्स में ऐसे ही है। जैसे आप जब बात करो रागी की बात करूं उसमें भी यही है। तो कहने का मतलब है कि कुछ कुछ इनमें अलग से एक रेजिस्टेंट पावर डेवलप ऑलरेडी है जो कि हमारे जो गेहूं और चावल में नहीं है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है, उनको पानी चाहिए।
अगर पानी नहीं है तो आपकी पैदावार कम होगी। लेकिन ये फसलें ऐसी है, अगर इनको 1-2 पानी मिल जाएगा तो ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी करेंगे और कुछ न कुछ आपको दे के जाएंगे। मतलब कहने का मतलब कि ये आत्मनिर्भर फसलें हैं। एग्जैक्टली। बहुत दिलचस्प बात डॉक्टर साहब बताई आपने इसमें। तो डॉक्टर साहब साथ में ये भी बताइए किसान भाइयों को कि जब यहाँ बात सिंचाई की हो रही है, बुआई की हो रही है, तो ऐसे में यहाँ ये भी जानना बहुत ही आवश्यक है कि क्या इनमें कीटनाशक का प्रयोग कितना करना है, नहीं करना है, क्या इनमें कीड़े भी जल्दी लग जाते हैं? नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ, इनमें कीड़े कम लगते हैं क्योंकि इनकी जो इनकी मॉर्फोलॉजी है, इनका जो करैक्टर है, इनका जो मेकअप है ना प्लांट्स का, वो ये ना अच्छा है, रेजिस्टेंट पावर इनमें ऑलरेडी है, प्रतिरोधक क्षमता। इनमें कम कीटों का प्रकोप होता है और इनमें रोग भी कम लगते हैं। अच्छा। लेकिन अगर किसान भाई ज्यादा पैमाने पे करेंगे तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर वैरायटी आगे जाके थोड़ा सेंसिटिव हो जाए और वो किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए मतलब सेंसिटिव हो जाए, तो उसके लिए किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप जैसे जब बुआई करें तो बीज का अगर उपचार आप कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अगर सीड का आपने उपचार कर लिया है तो आने वाले टाइम में आपकी जो फसल है उस पर इस तरह के जो हानिकारक कीट हैं या फिर कोई रोग है उनका प्रकोप देखने को कम मिलता है जी। हम बता दें कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त मोटे अनाज यानी मिलेट की फसलों में उन्नत किस्मों और उनकी कैसे हम देखभाल करें। इस विषय पर डॉक्टर समर्थलाल मीणा के साथ, आप पूसा से विशेषज्ञ हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं। 23421081 23421081 हमारा टेलीफोन नंबर है। आप इस पे सीधे अभी भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इससे पहले कि आपके प्रश्न आए, हम नए प्रश्नों के साथ डॉक्टर साहब के साथ जुड़े, विशेषज्ञों के साथ जुड़े। आइए लेते हैं एक छोटा सा संदेश। जी और अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। श्रोता मित्रों को बता दें कि एक SMS व्हाट्सएप सेवा भी हमने शुरू की है, जिसका नंबर है 7011088647 7011, मैं बता दूं दोबारा नंबर 7011108647। और एक मैसेज हमें मिला भी है डॉक्टर साहब, और ये जो मैसेज है ये बड़ा इत्तेफाक की बात है कि ये मेरे अगले ही प्रश्न की ओर इशारा कर रहा है। ये हमारे जियाउद्दीन अंसारी साहब हैं, उत्तर प्रदेश बरेली से ये लिखते हैं, और क्योंकि ये प्रश्न मिलेट से हमारा सवाल जुड़ा होता तो इन्होंने कहा क्या दलहनी फसलों को भी हम आज के प्रश्न में शामिल कर सकते हैं। तो आपको हम बता दें, इनकी शंका ये है कि ये दलहनी किसान हैं और इसमें कुछ समसामयिक कार्यों के विषय में जानना चाहते हैं। इससे पहले मेंथा की खेती करते थे, नए दलहन और तिलहन के साथ जुड़े हैं, तो डॉक्टर साहब क्या हो सकता है इसमें? नहीं, बिल्कुल इनका क्वेश्चन बहुत वाजिब है, क्योंकि ये मौसम जो है ना खरीफ का जी, ये मौसम ऐसा है, इसमें सारे ज्यादातर मिलेट्स उगे होते हैं जी। किसान भाई मिलेट तो लगाते हैं, लेकिन साथ साथ किसान भाई एज ए इंटरक्रॉपिंग दलहनी फसलों का भी समावेश करते हैं, और वो बहुत जरूरी है, करना ही चाहिए। क्योंकि अगर हमको भूमि की जो हेल्थ है, अगर उसको स्वस्थ रखना है तो डेफिनेटली हमको दलहनी फसलों को नहीं भूलना चाहिए। हमारी क्रॉपिंग सिस्टम में उनका समावेश बहुत जरूरी है, तो उसमें आपकी जो जो कहते हैं फसलें हैं उनका उपयोग करना चाहिए। इसको हम इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कि अगर आप मोटे अनाज उगा रहे हैं तो साथ में आप अरहर उगा सकते हैं, जिसको हम तुर बोलते हैं। दूसरा, आप मूंग उगा सकते हैं, उड़द उगा सकते हैं, काउपी उगा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं चौला बोलते हैं, चौला। उसको हम लोबिया है जिसको बोलते हैं, उसको हम ले सकते हैं। तो ये 4-5 जो दलहनी फसलें हैं इनको आप ले सकते हैं, और इनको लेने से क्या होगा कि देखो उस तरह से मोटे अनाज जो होते हैं उसमें तो काफी कुछ क्वालिटेटिव न्यूट्रिएंट जो होते ही हैं, पौष्टिक उसमें जितने भी पदार्थ मिलते हैं वो बिल्कुल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते ही हैं। लेकिन अगर आप साथ ही साथ अगर दलहनी फसलों को उगाएंगे, उनका समावेश करेंगे,
तो उसमें आपको प्रोटीन मिलेगी, साथ ही साथ आपके जो भूमि है उसको नाइट्रोजन मिलेगा। क्योंकि जितने भी दलहनी फसलें होती हैं इनमें खास बात ये होती है कि इनकी जड़ों में ग्रंथियाँ होती हैं और उनमें बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन जो होती है ना उसको वो फिक्स करते हैं उसके अंदर। तो जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जो होती है फसल के लिए वो खुद ही स्वतः ही अपनी नाइट्रोजन बना लेती है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो आपकी जो दूसरी जो इंटरक्रॉपिंग जो फसल है, मेन क्रॉप है, उसको भी ये नाइट्रोजन दे देता है, जिसमें हमारे जो मोटे अनाज हैं वो आते हैं। तो उनके लिए नाइट्रोजन की व्यवस्था ये खुद दलहनी फसलें कर सकती है। तो इन्होंने अच्छा प्रश्न पूछा है कि दलहनी फसलें अगर उगाएंगे, बिल्कुल मैं तो कहता हूं किसान भाइयों को कि दलहनी फसलों का समावेश आप एज इंटरक्रॉप करेंगे तो इसके कई फायदे होंगे। आपकी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका जो भूमि की जो फर्टिलिटी है, उर्वरा शक्ति है, उसमें भी इसका इजाफा होगा। जी जी जी। और जाते जाते रजत जी बस एक आप डॉक्टर साहब थोड़ा सा प्रकाश डालें कि जो मोटे अनाज हैं, हम बात कर रहे थे शुरू में कि अगर किसान इसमें मूल्य संवर्धन की बात करें तो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि आजकल ये बहुत लोग इसके बारे में जिज्ञासु हैं। लोग कहते हैं कि आज हम लोग मिलेट्स की बात करते हैं, मिलेट्स की पैदावार अच्छी होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, तो कैसे, पहली बात तो आपने पहले मेरे को पूछा कैसे हम लोग ये जो मिलेट्स होते हैं, मोटे अनाज हैं, इनकी उत्पादकता कैसे बढ़ाएं। तो वो तो मैंने बता दिया आपको कि इनके लिए आपको डिफरेंट जो शस्य क्रिया उनको अपनाना होगा। दूसरा क्या होगा, जो संवर्धन मूल्य संवर्धन बात कर रहे हैं, तो आजकल हमारे जो भारत सरकार है या स्टेट गवर्नमेंट है वो काफी इस पे ध्यान दे रही है और काफी छोटे उद्यमियों के लिए पैसे भी सरकार मुहैया कराती है, जिससे आप लोग इनके जो बिस्किट बनाने की जो छोटी सी फैक्ट्री खोल सकते हैं। और ऐसे ही आपका जैसे और भी कई नमकीन है, पीटा बॉर्न है, जो छोटे बच्चों को जो खाने का फूड आइटम्स है उनको बना सकते हैं। इस तरह से किसान भाई इसका। डॉक्टर साहब, समय अब इजाजत नहीं देता कि हम ज्यादा आगे बढ़े, लेकिन डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और रजत जी अब करते हैं अपने श्रोताओं को हम अलविदा। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।